स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे. This is the second part of the microchips PIC 16F848 data sheet. We will going to study about the data memory and the special function registers. और अगर हमारा टाइम जो है वो बचता है, then we will also go through the special clock sources, oscillator options and other special functions that are available with this chip, right? So basic जो target है वो हमारा है data memory and SFRs को study करने का in this lecture, right? रिगार्डिंग इसमें किस तरीके से आपका आएगा, पेपर में कैसे आएगा, जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे, दिस वुड बी द पार्ट ऑफ योर सिलेबस बिकॉज वी आर स्पेंडिंग अराउंड 2 वीक्स ऑन दिस टॉपिक. तो आएगा किस तरीके से, वो इस तरीके से आएगा कि जिस तरीके से मैं आपको कवर करा रही हूँ इन योर लेक्चर, दैट्स इट. आपको ज़रूरत नहीं है टेबल्स याद करने की, आपको ज़रूरत नहीं है रजिस्टर्स के नाम याद करने की, आपको ज़रूरत नहीं है इसके स्ट्रक्चर्स को याद करने की कि किस तरीके से जो है वो इसका स्ट्रक्चर है. आपको सिर्फ जनरल आइडिया होना चाहिए कि हाउ डज द मेमोरी लुक लाइक, हाउ मच इज़ द मेमोरी, लाइक इट हैज़ ई प्रॉम, इट हैज़ द रैम मेमोरी, इट हैज़ अ रोम मेमोरी, स्टैक का साइज़ कितना है वो 8 बिट्स का. इस तरह के जो जनरलाइज्ड क्वेश्चंस हैं ये आपको आने चाहिए. मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि स्टेटस रजिस्टर अगर इसमें होता है तो उसके अंदर कौन सी 8वीं बिट कौन सी है. हाँ, मैं आपसे ये ज़रूर पूछ सकती हूँ कि स्टेटस रजिस्टर में जो अगर मैंने आपको रजिस्टर ड्रॉ करके दे दिया है तो इसमें ये बिट का काम क्या है, तो आपको काम पता होने चाहिए. यू डोंट नीड टू रिमेंबर द बिट्स, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स. आपको ये साइज़ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने बिट की इसमें मेमोरी है, साइज़ क्या है. नो, आई डोंट वांट दैट. आपको सिर्फ इसके फीचर्स पता होने चाहिए, ठीक है. तो इसी लिहाज से इसको रखिएगा. और जिन डिटेल्स को मैं डेटा शीट से स्किप कर रही हूँ उसको मैं किसी वजह से स्किप कर रही हूँ बिकॉज दैट वुड बी क्वाइट आउट ऑफ द स्कोप, तो वो आप लोग भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है. दैट्स इट. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द डेटा शीट. ओके, सो आई होप द रिकॉर्डिंग ओके इट्स हैज़ बीन बिगन. अगर आप यहाँ पे देखिए तो हम लोग जो मेमोरी का ये वाला पार्ट अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे. टिल वी हेयर वी हैव डिस्कस्ड इन अ वेरी डिटेल. नाउ वी विल गोइंग टू मूव टूवर्ड्स टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन जो कि आपका है डेटा मेमोरी. हमने प्रोग्राम मेमोरी को डिस्कस कर लिया था, अब हमारी रह गई है डेटा मेमोरी. सो लेट्स बिगिन द डेटा मेमोरी. द डेटा मेमोरी इज पार्टीशनड इनटू 2 एरियाज, राइट. एक इसमें एस एफ आर्स हैं और एक इसमें जी पी आर्स हैं, दैट इज़ द जनरल पर्पज रजिस्टर्स, एंड द एस एफ आर्स जो कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं. स्पेशल फंक्शन आपके वैसे ही हैं जैसे हमने 8051 में पढ़े थे. registers that are being associated with some special function which they have to perform regarding the core operations or the peripheral operations, ठीक है. यानी कि इसके अपने काम करने के लिए ज़रूरी है कोर के लिए, एंड फॉर द पेरिफेरल्स यानी जो चीज़ आप इस पर अटैच कर रहे हैं, कोई बाहर से कोई सोर्स अटैच कर रहे हैं उसको भी एड्रेस करने के लिए वी यूज़ द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, ठीक है. पोर्शन ऑफ द डेटा मेमोरी आर बैंक्ड. बैंक का मतलब ये है कि हमने इसको दो पार्ट्स में जो है वो यू कैन से दैट डिवाइड किया हुआ है. सो दिस इज बैंक ज़ीरो, ये सी दिस इज बैंक ज़ीरो एंड दिस इज बैंक वन, ठीक है. तो ये हमने बैंक किया हुआ है इसको. अच्छा, बैंक करने का फ़ायदा क्या होता है, बैंक क्यों किया हुआ है. देखिए, जब कभी भी आप डब्ल्यू प्रॉम यूज़ करेंगे तो आपको उसमें जब हमें उस एड्रेसेस के लिए कैलकुलेशंस के लिए हमें मेमोरी का एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए होता है, राइट. उस एक्स्ट्रा पार्ट को एक्सेस करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक समझ लीजिए यूज़र मेमोरी डिफाइन की हुई है, और ई प्रॉम की वजह से हमारे पास हमें एक्स्ट्रा जगह चाहिए जहाँ पे हमें एक्सेस करना होता है. तो वहाँ पे हम ये करते हैं कि हम उस मेमोरी को कहते हैं कि वहाँ पे इट विल बी रिपीटेड, ठीक है. वो अभी आगे चीज़ आएगी, आई एक्सप्लेन यू. सो बैंकिंग जैसे हमने वहाँ की हुई थी 8051 में, सिमिलरली हमने यहाँ पे भी की हुई है. दिस इज़ फॉर बोथ द एस एफ आर एरिया एंड द जी पी आर एरिया, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट जो आपका एस एफ आर्स का है ये भी आपका बैंक्ड है, और जो नीचे वाला एरिया है जी पी आर्स का ये भी आपका बैंक्ड है. इफ़ यू सी दिस मेमोरी, सो दिस इज़ द जनरल पर्पज रजिस्टर्स. ये आपके पास एक एस रैम्स के सेल्स हैं और यहाँ पे भी जनरल पर्पज रैम है. तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको इसकी तरह पिक्चर क्लियर होगी थोड़ी सी. दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आपके पास ये इस तरह से रैम नज़र आ रही है, राइट. तो इसमें जो आपका ये नीचे वाला पार्ट है हेयर एंड दिस पार्ट, दिस इज़ एन अनयूज्ड पार्ट, ये हम यूज़ नहीं करते, ठीक है. एंड इसके अलावा जो इसके ऊपर वाला पार्ट है दिस इज़ हेयर, ये हमारे पास जनरल पर्पज़ रैम का है. दोनों चीज़ें
एंड जो इसके ऊपर वाला पार्ट है, दीज आर बोथ द SFR, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास टाइमर 0 का है, PCL रजिस्टर है, स्टेटस है, वी हैव ऑप्शन रजिस्टर, वी हैव इंट कॉन, वी हैव पी क्लैथ, ये सब हम देखेंगे ये सब चीज़ें क्या हैं। तो ये सब आपके FSRs हैं और नीचे वाले आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ठीक है। जो एड्रेस आपका 0C का होगा वही एड्रेस आपका 0C पे जो चीज़ स्टोर हुई हुई होगी वही चीज़ आपकी 8C में भी स्टोर हुई हुई होगी, ठीक है। सो ये एक इसका कॉमन कॉन्सेप्ट है कि मेमोरी इसमें आपकी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ बिंग डबल्ड, या हम मेमोरी को दो जगहों पर राइट करवा रहे होते हैं। क्यों करवा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल EEPROM, ठीक है। उसके लिए हम ये कहते हैं कि साइक्लिक ऑर्डर में एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपकी जो मेमोरी है वो रिपीट होना शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ वाई आफ्टर 0C के बाद जो चीज़ 4F पे स्टोर होगी वही CF पे भी आपके पास स्टोर होगी, राइट। सो नाउ बिगिन टू सी, इसके अंदर हमारे पास और क्या लिखा हुआ है। ओके, बैंकिंग रिक्वायर्स द यूज ऑफ कंट्रोल बिट्स फॉर बैंक सिलेक्शन। ऑब्वियसली आपके पास दो बैंक्स हैं, तो आपको बैंक 0 एंड बैंक 1, तो आपको एक कोई सिलेक्शन बिट चाहिए जो कि ऑब्वियसली सिंगल बिट होगी कि अगर 0 आएगा तो एक बैंक सेलेक्ट होगा, 1 आएगा तो दूसरा बैंक सेलेक्ट होगा, ठीक है। दीज कंट्रोल बिट्स आर लोकेटेड इन द स्टेटस रजिस्टर, यानी कि जो बैंकिंग को करने के लिए, जो बैंक इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें चाहिए, दे आर बेसिकली बीइंग रिटन इनसाइड योर इन योर स्टेटस रजिस्टर, इसके अंदर वो रिजाइड करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेटस रजिस्टर्स के जरिए आप अपने बैंक को सेलेक्ट करते हैं। सो दिस रजिस्टर इज बेसिकली बीइंग यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग द बैंक, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास दो बैंक्स हैं, एक हमारे पास है बैंक 0, राइट, और एक हमारे पास है बैंक 1, तो हमें या तो 0 चाहिए होगा और या 1 चाहिए होगा। इन दोनों से हम हेल्प से किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वो हम देखते हैं किसको किससे सेलेक्ट करते हैं। फिगर 2-2 शोज द डेटा मेमोरी मैप ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ओके, एक और पॉइंट मैंने ऊपर से मिस कर दिया शायद कि द GPR एरिया इज बैंक टू अलाउ ग्रेटर देन 116 बाइट्स ऑफ जनरल पर्पस रैम, यानी कि जो आपका जनरल पर्पस एरिया है ये इसके अंदर हम 116 बाइट्स ऑफ जो है वो जनरल पर्पस रैम से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी स्टोरेज की सिर्फ प्रॉपर्टी है, जस्ट डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस स्टफ। आगे हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शंस मूव WF एंड मूव F कैन मूव वैल्यूज फ्रॉम W रजिस्टर टू एनी लोकेशन द रजिस्टर फाइल। एज आई हैव टोल्ड यू कि आपके पास जो W रजिस्टर है जस्ट एन एक्यूमुलेटर, ठीक है। हम हर जगह A यूज़ करते थे, यहाँ पे वो W रजिस्टर है, तो इससे आप इंस्ट्रक्शन से कोई भी फाइल किसी भी रजिस्टर के अंदर मूव कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर्स को रेफर कर रहे हैं रजिस्टर फाइल यानी कि F से, ठीक है। तो आप किसी भी इन रजिस्टर्स के अंदर आप डेटा मूव कर सकते हैं, राइट। द इंटायर डेटा मेमोरी कैन बी एक्सेस थ्रू ईदर डायरेक्टली यूजिंग द एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ ईच रजिस्टर फाइल, यानी कि आप हर रजिस्टर फाइल के इस स्पेसिफिक एड्रेस के जरिए भी उसमें चीज़ें लिखवा सकते हैं। ये आपके सामने एड्रेसेस हैं, इनके एड्रेसेस यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप जनरल पर्पस रैम की बात करते हैं तो उनके एड्रेसेस ये मेंशन हुए हुए हैं, ये पूरी काउंटिंग यहाँ पे चल रही होगी, यहाँ पे पूरी की पूरी इनके थ्रू रह सकते हैं। दैट इज वुड बी कॉल्ड एज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है। और यू कैन यूज इनडायरेक्टली थ्रू द FSR रजिस्टर। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप FSR के जरिए इनडायरेक्टली भी इसके अंदर लिखवा सकते हैं। अभी तक हमने दो बातें इंपॉर्टेंट की हैं जो कि याद पता होनी चाहिए आपको। एक बात तो ये है कि स्टेटस रजिस्टर के जरिए मैं बैंक्स को सिलेक्ट कर सकती हूँ, और फाइल सेलेक्ट रजिस्टर के जरिए FSR के जरिए मैं ये देख सकती हूँ कि मैंने किस जो है वो किस रजिस्टर को इनडायरेक्टली जो है उसके अंदर मैंने डेटा स्टोर करवाना है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल हमारे सामने आगे आएगी, वी विल गोइंग टू सी दैट मेथड, बट ये याद रखिए कि हम डायरेक्टली भी चीज़ों पे इसमें मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन डू डायरेक्टली and we can also do indirectly। डायरेक्टली की स्पेलिंग में एक अदद सी मिस हो चुका है, so that is C here, and we can do the indirectly method। दोनों मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे? by using these addresses, आप ये वाले एड्रेसेस इस्तेमाल करेंगे एंड डायरेक्टली यू कैन एड्रेस योर मेमोरी, ठीक है। और इनडायरेक्टली क्या होगा? इनडायरेक्टली होगा कि आप ये एड्रेसेस कहाँ डालेंगे? सबसे पहले ये एड्रेस जाएंगे FSRs के अंदर और वहाँ से आप इनडायरेक्टली इसको स्टोर करेंगे। तो ये दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं जिसमें हम एक जगह फाइल सेलेक्ट रजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं अपने एड्रेसेस को डालने के लिए, और या तो हम डायरेक्टली एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यूज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ RP0 बिट फॉर एक्सेस इनटू द बैंक एरियाज ऑफ द डेटा मेमोरी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से मुराद क्या है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब ये है कि आपको मैंने ये बोला कि स्टेटस रजिस्टर में एक बिट होती है, एक कोई बिट होगी जिसको हम अगर 0 करेंगे तो इट विल बी सेलेक्टेड एज बैंक 0, और अगर मैं इसे 1 करूंगी, ओ माय गॉड दिस इज सो डिफिकल्ट टू
राइट विद दिस, जस्ट अ सेकेंड गाइस। अगर मैं जीरो रखती हूँ तो इट विल बी हैव बैंक जीरो या बैंक वन, वट एवर, अभी हम देखते हैं क्या सेलेक्ट होता है, और मैं वन रखती हूँ तो दूसरा बैंक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आता है कि जीरो और वन हम कहाँ रखेंगे। मैंने आपसे कहा ना एक बिट के अंदर रखेंगे जीरो तो एक चीज सेलेक्ट हो जाएगी, एक में वन रखेंगे तो वन सेलेक्ट हो जाएगा। ये जीरो और वन बेसिकली हम रखते हैं आरपी जीरो बिट के अंदर। ठीक है, अगर आपकी आर बी जीरो बिट के अंदर वैल्यू जो है वो है ज़ीरो तो हमारे पास बैंक ज़ीरो सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर आर पी ज़ीरो बिट के अंदर बैंक वन है तो हमारे पास बैंक वन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि आर पी ज़ीरो बिट जो है वो डिफाइन करती है स्टेटस रजिस्टर के अंदर कि कौन सी बिट जो है वो अंदर आपका कौन सा बैंक इस्तेमाल होगा। सो दिस इज डायरेक्टली गोइंग हेयर, योर RP0 बिट डिफाइंस द स्टेटस रजिस्टर कि कौन सी जीरो पे अगर इसमें है तो बैंक जीरो सेलेक्ट होगा, वन है तो बैंक वन सेलेक्ट होगा। ठीक है, अब अगर आप कोई एक इनडायरेक्ट एड्रेस देते हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई डेटा, तो अगर आपने बैंक ज़ीरो या बैंक वन जो भी सेलेक्ट किया हुआ होगा दैट इज सीन बाय आरपी ज़ीरो, उसमें से हम वो एड्रेस देखेंगे भी आरपी ज़ीरो में कौन सा बैंक सेलेक्ट है, उस बैंक के हवाले से हम उसके अंदर इनडायरेक्टली एड्रेसिंग कर रहे होंगे। दिस इज व्हाट दे हैव रिटन हियर, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब क्या है कि आपका जो एड्रेस है वो कहाँ होगा, एफएसआर के अंदर होगा। यूज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आरपी जीरो बिट, जो भी वैल्यू होगी बैंक जीरो होगा या बैंक वन होगा, टू फॉर एक्सेस इनटू द बैंक एरिया टू द डेटा मेमोरी, उसमें एक्सेस करने के लिए वो इसकी बिट को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, वी विल सी दिस इन द लेटर एग्जांपल एज वेल। Data memory is partitioned into two banks which contain the general purpose registers and the special function registers. Bank 0 is selected by clearing the RP0 bit, और ये RP0 bit कहाँ है, स्टेटस बिट की बिट नंबर 5 है। ठीक है, setting the RP0 bit selects the bank 1. Each bank extends up to 7FH bytes, यानी कि 128 bytes. So if you see this, so it is going from 00H2 and extend up to 7FH। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें 3 वंस हैं, यहाँ पे 1 2 3 7 के आ गए और F के आ गए 4 वंस, एंड दिस बिकम्स 2 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 वंस, 2 रेज टू द पावर 7, and which is equivalent to sorry, this is equal to 7, and this, oh my god, this is equivalent to 128 bytes. So that is what they have written here, 128 bytes. ठीक है, the first 12 locations of each bank are reserved for the special function registers, यानी कि अगर मैं यहाँ ऊपर जाती हूँ तो ये जो फर्स्ट 0B तक है, ठीक है, these are the 12 locations जो कि reserved हैं from 00 to for the SFRs, and the remainder are general purpose RAM implemented as static RAM। ये बाकी सारे आपकी static RAM का पार्ट है। ठीक है, now we are going into the GPRs। ईच जनरल पर्पज रजिस्टर इज 8 बिट वाइड। आपके सामने ये 8 बिट का स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, बैंक जीरो बैंक वन का दोनों का। दिस इज लाइक यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट दिस इज लाइक 0 to 7 बिट्स, यानी कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0th बिट, इट विल मूव टिल 7th बिट। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट होगा एंड इट विल मूव टिल 7th बिट। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द जीपीआर, जनरल पर्पज रैम, जो हम अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इज एक्सेस ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द एनएफएसआर। हम इसको डायरेक्टली भी एड्रेस कर सकते हैं, जो कि आपने बैंक सेलेक्ट किया हुआ होगा बाय यूजिंग एन RP0 बिट ऑफ द स्टेटस रजिस्टर। मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, पहले हमें बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। बैंक कहाँ से सेलेक्ट होगा, स्टेटस रजिस्टर की बिट नंबर 5 में RP0 मौजूद है, उसकी मदद से हम बैंक सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली इसका एड्रेस देके हम बात कर सकते हैं इसे। ठीक है, एंड द सेकंड इज द इनडायरेक्टली। और इनडायरेक्टली किस तरीके से होगा कि हम अपना काम हेल्प लेंगे किस रजिस्टर से, हम हेल्प लेंगे एफएसआर से, फाइल सेलेक्ट रजिस्टर से हेल्प लेंगे, उसमें इनडायरेक्टली एड्रेस लोड करके यहाँ को एक्सेस करेंगे। ठीक है, the GPR addresses in bank 1 are mapped to addresses in bank 0। जो एड्रेसेस यहाँ से यहाँ तक हैं वही सेम एड्रेसेस यहाँ से यहाँ तक भी पाए जाएंगे। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल एड्रेसिंग लोकेशन 0C, यानी कि जो कुछ 0C में लिखा हुआ है
और 8C, या मैं 8C की बात करूं तो ये सेम रजिस्टर को हम एक्सेस कर रहे होंगे। अगर मैं 0C एड्रेस लिखूं तब भी जो डाटा आ रहा होगा, वर्सेस अगर मैं 8C को लिखूं तब भी जो डाटा आ रहा होगा, दे विल बी आइडेंटिकल, सेम होगा। ये दोनों सेम रजिस्टर्स हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं मेमोरी मैपिंग, और ये हमने क्यों की हुई है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल ई प्रॉम, क्योंकि डबल ई प्रॉम को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट थी। हम एक एक्स्ट्रा लोकेशन पे जा सकते थे, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे मेमोरी मैपिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। ओके, जस्ट हैव अ लिटिल नमाज अजान ब्रेक। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। The first register is special function registers. The special function registers figure 2-2 and table 2.2-1, ये आपके सामने table है, are used by the CPU and the peripheral functions to control the device operation. We all know that what are special function registers. हमने 8051 में बहुत डिटेल में ये चीज़ें देखी थी। These registers are static RAM, यानी कि static RAM को हम इस्तेमाल कर रहे हैं for these defining these registers. The special register function registers can be classified into two categories. The first is the core and the second is the peripheral, ठीक है। Those associated with the core functions are described in this section. Those related to the operation of peripheral features are described in the section for that specific feature, ठीक है। peripheral वो हैं जो यानी कि आप externally कोई चीज़ connect करके अपने controller की कोई resources इस्तेमाल कर रहे हैं, जो registers इस काम में डील करेंगे उनको हम peripheral registers कहेंगे। और वो registers जो controller के अपने लिए ज़रूरी हैं, अपने लिए काम करने के लिए, specific काम करने के लिए ज़रूरी है, दैट वुड बी रेफर्ड एज कोर रजिस्टर, ठीक है। तो हम इस लंबे चौड़े टेबल को डिटेल्स में नहीं देख रहे, बिकॉज मैं आपको 1 बाय 1 हर रजिस्टर को एक्सप्लेन करूंगी, हर रजिस्टर को हम देखेंगे, तो हम इस टेबल को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू ऑल्सो डोंट नीड टू रिमेंबर दिस स्टफ। ओके, लेट्स मूव अहेड। स्टेटस रजिस्टर सबसे पहला है हमारे सामने। द स्टेटस रजिस्टर कंटेन्स द अरिथमेटिक स्टेटस ऑफ ALU, ठीक है। जैसे जो भी स्टेटस आपके ALU का स्टेटस है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का, उसका मेंटेन कर रहा होगा। द रीसेट स्टेटस एंड द बैंक सेलेक्ट बिट, ये तीन काम इसने करने फॉर द डेटा मेमोरी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टेटस रजिस्टर के पास तीन काम का क्या करने के, तो वो ये मेंशन हुए हैं। अरिथमेटिक स्टेटस ऑफ योर ALU, रीसेट का क्या स्टेटस है, एंड द बैंक, कौन सा बैंक आप यूज़ कर रहे हैं, बैंक 1 यूज़ कर रहे हैं कि बैंक 0 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन काम है हमारे पास जो कि स्टेटस रजिस्टर परफॉर्म करता है मेनली, राइट, एट द ब्रॉडर टर्म। As with any register, the status register can be the destination of any instruction. जैसे आपको पता है accumulator का आंसर जिसमें आता है, it can be a destination as well. If the status register is the destination for an instruction that affects the Z and your DC and the C bits, अब DC क्या है, C क्या है, Z क्या है देखते हैं अभी, then the write to these bits is disabled, okay. So अब इसमें समझने की बात ये है कि Z क्या है, Z is your zero flag जो हमने पढ़ा था in your 8051, वहाँ ZF बिट थी, यहाँ Z है, ठीक है। DC जो है वो आपका ऑक्सिलरी कैरी है। ऑक्सिलरी कैरी क्या होता था, वही जो हमने 8051 में पढ़ा था, यानी कि जब कभी भी आपकी बिट नंबर 3 से बिट नंबर 4 को कैरी जाए, देन दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी कैरी, एंड बिट स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो आपके पास ये 8 बिट का है। जब आप 3 से 4 पे कैरी भेजते हैं, देन यू हैव एन ऑक्सिलरी कैरी जिसको यहाँ पे हम DC से रेफर कर रहे हैं, एंड C इज योर नॉर्मल कैरी बिट जो कि बिट नंबर 7 से आपके पास होती है, जो जनरल हमारे पास कैरी होता है वो है, ठीक है। तो स्टेटस में आपके पास ये तीन चीज़ें हैं। वो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे ये कहने की कोशिश हो रही है कि इफ़ आई अंडरलाइन दिस एज वेल, लेट मी फाइंड द हाईलाइटर, या सो इफ़ द स्टेटस रजिस्टर, अगर आपने किसी जगह पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इसमें लिखवाना चाह रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, एंड उसकी वजह से आपके ये फ्लैग्स जो हैं ये भी इफेक्ट हो रहे हैं, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग एंड जीरो फ्लैग, तो आप इनको लिखवा नहीं सकते, ठीक है। तो इन ये वाली बिट्स आपकी डिसेबल हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? बिकॉज हमने इनको इस तरह से सेटअप किया हुआ है कि जब कोई ऑपरेशन होगा जो कि एक्यूमुलेटर का होगा या ALU का होगा, तो ये खुद ब खुद सेल्फ ऑटोमेटिकली ये इफेक्ट होंगी, ठीक है। अगर आंसर 0 आएगा तो 0 फ्लैग हाई हो जाएगा, अगर ऑक्सिलरी कैरी आएगा तो DC फ्लैग हाई हो जाएगा, कैरी आएगा तो वो हाई हो जाएगा। आप खुद से इसको राइट किसी ऑपरेशन में राइट नहीं करवा सकते, ठीक है, ये खुद होगा, राइट। These bits are set or cleared according to the device logic. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस डिवाइस की जो भी लॉजिक्स आपके क्रिएट होंगे उससे खुद सेट या रीसेट होंगे, राइट। फर्दर मोर T0 एंड PD इज अ पावर डाउन मोड, T0 इज अ टाइमर जो है ओवरकम मोड, या आप कह लें कि आसान अल्फाज में जो है
आपका टाइमर कंप्लीट होने का जो बिट है, पीडी इज द पावर डाउन बिट्स आर नॉट राइटेबल, ये भी राइटेबल नहीं है। देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन विद द स्टेटस रजिस्टर एज डेस्टिनेशन मे बी डिफरेंट देन इंटेंडेड। यानी कि हो सकता है आप किसी प्रोग्राम में स्टेटस में लिखवाना चाह रहे हो बट आपके पास जो लिखवा रहे हो वो चीज़ नहीं आ रही हो, तो इससे परेशान होने की बात नहीं है, बिकॉज स्टेटस रजिस्टर में कुछ बिट्स ऐसी मौजूद हैं जिसको आप नहीं लिखवा सकते, यू आर नॉट अलाउड टू राइट देम, और वो आपकी डिवाइस की लॉजिक की बिना पर चेंज होती हैं, जैसे कि कैरी फ्लैग्स हो गए, या कुछ बिट्स ऐसी हैं जो कि रीसेट के ऊपर खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएंगी, तो उन बिट्स को आप खुद नहीं हैंडल कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर एफ स्टेटस बिट विल क्लियर द अपर 3 बिट्स एंड द जी बिट, दिस लीव द स्टेटस रजिस्टर एज दिस। यानी कि अब अगर आप क्लियर स्टेटस का इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो होगा क्या हमारे पास। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम क्लियर एफ स्टेटस देखते हैं ना, तो आप देखो यहाँ पे आपके सामने स्टेटस बिट का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पहले मैं ये वाली चीज़ आपको बताती हूँ, देन वी विल गो टू दैट स्टेटमेंट अगेन, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, सो आपके पास जो पहली वाली बिट है, बिट नंबर 7, वो बेसिकली आपके पास एक अनइम्प्लीमेंटेड है, तो ये हमेशा 0 रहेगी, ठीक है। बिट नंबर 6 एंड 7, RP1 जो वाली बिट है आपकी, दिस 2 बिट्स आर, यहाँ लिखा हुआ है बिट नंबर 6 एंड 7 दे आर अनइम्प्लीमेंटेड, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट है RP0 बिट, ये हमने अभी ऊपर भी डिस्कस की थी, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि सेलेक्ट करने के लिए बैंक 0 है या बैंक 1 है। 0 होगा तो बैंक 0 होगा, 0 1 होगा तो बैंक 1 होगा। याद करने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ें ऊपर हाईलाइट की है बस वही आपको याद करनी होगी, ठीक है। तो इसको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। T0 जो है वो बेसिकली आपके पास टाइम आउट बिट है। टाइम आउट बिट जो है वो कौन सी होती है, जिसमें आपके पास आफ्टर पावर अप, या आपने वॉच डॉग टाइमर को क्लियर किया है, या आपने स्लीप इंस्ट्रक्शन कुछ को यूज़ कर रहे हैं, तब ये बिट हाई होगी। और अगर वॉच डाउन टाइमर खुद हो चुका है, देन इट विल बी वैल्यू वुड बी 0, राइट, ठीक है। तो अब आपके पास जो है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं टी आउट बिट को, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप खुद से वॉच डाउन टाइमर को जो है, वॉच डॉग टाइमर हमारे पास क्या है, जो कि एक टाइम तक देखता है कि अगर कोई चीज़ आपका कंट्रोलर किसी चीज़ में फंस चुका है, वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा है, तो एक टाइम के बाद वो खुद रीसेट कर देता है। तो अगर आप सेल्फ वॉच डॉग टाइमर को, दिस इज़ वॉच डॉग, राइट, वॉच डॉग टाइमर को आप खुद क्लियर कर रहे हैं, या आप स्लीप इंस्ट्रक्शन से प्ले कर रहे हैं, तो इन केसेस में या पावर अप के बाद ये बिट खुद हाई हो जाएगी। और अगर वो खुद से टाइम आउट उसका हो गया तो दिस वुड बी 0, राइट। फिर है पावर डाउन बिट, अगर आपकी पावर डाउन वाली स्टेट है तो आपका पावर अप करने के बाद या आपने क्लियर किया तो ये हाई होगी, अदरवाइज इट विल बी लो। 0 बिट है, किसी भी ऑपरेशन का आंसर 0 आएगा तो इट विल बी हाई, अगर ये आपका 0 आंसर नहीं आता तो इट वुड बी लो। कैरी अगर आपने 4th बिट से लिया है तो इट वुड बी हाई, नहीं लिया हुआ तो इट विल बी 0, और कैरी अगर आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिया है तो इट वुड बी हाई, और नहीं लिया तो इट वुड बी 0। तो अब अगर मैंने इसको क्लियर की इंस्ट्रक्शन की है इस पूरी बिट के ऊपर, तो डेफिनेटली क्लियर का मतलब हमारे जहन में क्या आता है, हमारे जहन में ये आता है कि हर चीज़ का आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हम सबको आइडिया है कि व्हाट डज अ क्लियर वर्ड मीन्स। तो अब अगर मैं इसके अंदर क्लियर करती हूँ तो दिस वुड बी 0, दिस इज ऑलरेडी 0, दिस वुड बी ऑल्सो 0, 0, ठीक है, 0, एंड दिस वुड बी ऑल्सो 0 एंड 0। बट अगर मैं पूरी इंस्ट्रक्शन 0 हो रही है तो कैरी ये 0 बिट क्या हो जाती है, 0 फ्लैग आपका इट बिकम्स हाई, कि इसका आंसर जो है, लॉजिकल ऑपरेशन का आंसर जो है 1 आया, तो ये बिट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं वहाँ पे, हमने यहाँ पे यही वाली बात की हुई है कि द फॉर एग्जाम्पल द स्टेटस विल क्लियर द अपर 3 बिट्स, ये 3 बिट्स तो आप क्लियर कर सकते हैं, आपने बैंक को वैल्यू सेट कर दी, लेकिन आप इसकी वैल्यू ये भी 1 आपको लॉजिकली समझ में आ गया, ये 1 क्यों है, लेकिन आप इसके बारे में भी श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि हमने ऊपर बोला है कि जी, डीसी और कैरी बिट्स किसकी वजह से होती हैं, वो आपकी लॉजिकल ऑपरेशन की बेस पे होती हैं। तो अभी हमें नहीं पता उसका क्या ऑप्शन है, तो वी विल से दिस इज अनडिफाइंड यू, दिस इज ऑल्सो अनडिफाइंड यू, ठीक है। होना क्या चाहिए था, इसको हम कर देते हैं स्टेटमेंट जो होना चाहिए था, एवरीथिंग इज 0, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि ये 1 हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया, और हम इस वाली बिट को भी राइट नहीं करवा सकते, जैसे कि यहाँ मेंशन है कि दे आर नॉट राइटेबल, तो ये वाली वैल्यूज भी आपकी अनडिफाइंड ही रहेंगी। दिस इज व्हाट दे हैव रिटन हियर, ठीक है। तो अनचेंज रहेंगी या अनडिफाइंड रहेंगी, हमें अभी राइट नाउ नहीं पता, जो पुरानी जो आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी वही इस पे राइट डाउन रहेगी, वी कांट चेंज देम, ठीक है। यानी कि मैंने अनडिफाइंड इस सेंस में लिखा था कि जो पहले से था वही रहेगा, वी कांट चेंज इट, ठीक है, हमें नहीं पता क्या था, या आप इसको अनचेंज्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम जिन 2 से खेल सकते हैं वो सिर्फ शुरू की 2 बिट्स हैं, बाकी शुरू की 3 बिट्स आप कह लें, 2 तो इनिशियली हम यूज़ ही नहीं कर रहे, बाकी हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, राइट। ओनली द क्या है यहाँ पे लिखा हुआ,
I couldn't see it. Only the BCF and BSF, swipe F, move F instructions should be used to alter the status register because these do not affect the status bit. अब हम ये कि कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, हम क्योंकि इसके इंस्ट्रक्शन सेट पे हम जा नहीं रहे तो इसको छोड़ देते हैं, बट ये बस समझ लीजिए कि कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो कि यही 3 बिट से प्ले अराउंड कर रही होंगी और इनको नहीं छेड़छाड़ी होंगी, तो वो हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब आगे जैसे जैसे डेटा शीट में चलूँगी, आई वुड बी नॉट रीडिंग दिस पार्ट बिकॉज ये वाला पार्ट जो है वो रिपीटेड है इसका, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सो आई हैव रेड इट एवरीथिंग, तो ये मैं इग्नोर कर सकती हूँ, राइट। अच्छा, आगे देखते हैं। We have then another register that is called option register. Option register is a readable and writable register. आप read भी कर सकते हैं, write भी कर सकते हैं, which contain various control bits to configure the timer 0 and watch down dock timer prescaler and the external interrupt timer 0 wake up pull ups on port B. तो हम इस register को इस्तेमाल कर सकते हैं multiple काम करने के लिए, ठीक है। Now we have to see what are those things that we can use this register for. नंबर फर्स्ट थिंग आपने ये अपने जहन में बात रखनी है कि हम इसको टाइमर के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर द वॉच डॉग टाइमर प्री स्केलर का मतलब क्या है, मैंने आपको यूआर्ट में एक चीज़ सिखाई थी, दैट वाज कि अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्रिस्टल की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ FC, इसको हम डिवाइड करते हैं बाय 12, ठीक है। उसके बाद जो आंसर हमारे पास आता है उसको हम डिवाइड करते हैं फर्दर, लेट सपोज x आंसर आया, फर्दर हम डिवाइड करते हैं बाय 32, जो मुझे अभी तक याद आ रहा है, जो हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी वो हम ये करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ हम आगे काम करते हैं, ठीक है। आप इसके बाद 8051 में फर्दर इसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे, या तो आप 32 से डिवाइड कर दें या आप इसको 64 से डिवाइड कर दें। दीज आर द टू ऑप्शंस जो कि हमें अवेलेबल थे इन 8051। ये कब करते थे, जब एस मॉड की वैल्यू हमने 0 सेट की भी होती थी, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। एस मॉड की वैल्यू वॉज 0, और ये कब करते थे, जब एस मॉड की वैल्यू वॉज 1, ठीक है। तो ये दो हमने पढ़ी थी चीज़ें बहुत डिटेल में। अगर आप चाहते हैं कि एक इसी तरह से आपके पास जो ये हमारे सामने पिक कंट्रोलर है, इसमें भी हम एक स्पेसिफिक वैल्यू तक जा सकते होंगे, यही डिवाइड करेंगे, अब हम आगे देखेंगे। अभी मैं आपको इसलिए डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज वो न्यूमेरिकल सारे आगे आएंगे, राइट। तो अभी सिर्फ इतना याद रखें कि हम स्पेसिफिक कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करके, जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट तक पहुँचे, इस तरह से वहाँ पे भी हम एक पॉइंट तक पहुँच जाते होंगे, इससे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। वी कांट गो फर्दर बियॉन्ड देन दिस लेवल। इस सिनारियो में हमें क्या करना होगा, हमें इस सिनारियो में ये करना होगा कि हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं प्री स्केलर का। प्री स्केलर क्या करता है कि जो भी ये आंसर आया है, लेट सपोज इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर y आया है, आप y को फर्दर डिवाइड बाय 2 कर दें, डिवाइड बाय 4 कर दें, डिवाइड बाय 8 कर दें, डिवाइड बाय 16 कर दें, डिवाइडेड बाय 32 कर दें, 64 कर दें, 128 कर दें, 256 कर दें। यू हैव फर्दर ऑप्शन टू मेक इट डिवाइड बाय, यानी कि आप फ्रीक्वेंसी को मज़ीद कम कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मज़ीद कम करने का मतलब है आप डिले को मज़ीद बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक टाइम तक पहुँच सकते थे, अगर उस डिले को फर्दर इंप्रूव करना है तो हम उसको फर्दर उस चीज़ को हम डिवाइड कर करके कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्री स्केलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमारे पास 80 पिक कंट्रोलर में प्री स्केलिंग करने का ऑप्शन है, टाइमर के लिए भी ऑप्शन है, प्लस वॉच डॉग टाइमर के लिए भी ऑप्शन है, क्योंकि दोनों टाइमर्स हैं, दोनों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दोनों के लिए अलग अलग रेट डिफाइंड है। इफ यू सी दिस, तो यहाँ पे हमारे पास ये रेट्स हैं वॉच डॉग टाइमर के लिए, और टाइमर 0 के लिए हमारे पास ये रेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर मैं 000 सेलेक्ट करती हूँ तो मेरी टाइमर का रेट जो है वो 2 से डिवाइड होगा, वॉच डॉग टाइमर वैसे ही रहेगा जो है, ठीक है। अगर मैं 001 सेलेक्ट करती हूँ तो टाइमर का रेट 4 से डिवाइड होगा, वॉच डॉग टाइमर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, एक एक्सटर्नल INT इंटरप्ट, जो एक इंटरप्ट एक्सटर्नली आपके सामने लगा हुआ है उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो इंटरप्ट कहाँ लगा हुआ था, वो इंटरप्ट हम देखते हैं हमारे सामने, वी हैव दिस इज वेयर इज एक्सटर्नल इंटरप्ट, दिस इज द एक्सटर्नल इंटरप्ट, इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। हम अब एक इसकी बात कर रहे हैं, राइट, ओके। उसके बाद हम और ऑप्शन रजिस्टर से हम क्या चीज़ कर सकते हैं, हम ऑप्शन रजिस्टर से वी कैन कंट्रोल द टाइमर 0, हम टाइमर 0 को भी प्री स्केलर भी कंट्रोल कर सकते हैं, टाइमर 0 भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब टाइमर 0 की क्या चीज़ कंट्रोल करेंगे, टाइमर 0 की सोर्स का देखेंगे किस चीज़ से टाइमिंग करनी है, क्या कोई एक्सटर्नल चीज़ से टाइमिंग करनी है या हमें इंटरनली चीज़ से टाइमिंग करनी है, वी विल सी इट लेटर। एंड पुल अप रजिस्टर्स का स्टेटस क्या है, ठीक है, जो पोर्ट बी पे लगे हुए हैं, ये सब चीज़ें मिल के हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऑप्शन रजिस्टर से। नाउ वी विल सी द 1 by 1 बिट्स ऑफ ऑप्शन रजिस्टर जिसका एड्रेस 81H है।
ओके, सो पहली बिट जो है वो आपकी पोर्ट बी की पुल अप इनेबल बिट है कि आप पुल अप रजिस्टर्स को डिसेबल करना चाहते हैं या आप उनको इनेबल करना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट बिट। फिर आपके पास है इंट एज, यानी कि आप जो है राइजिंग एज के ऊपर ट्रिगर होना चाहते हैं या आप फॉलोइंग एज पर ट्रिगर होना चाहते हैं। आपको मैंने बताया था आई एन टी बिट इज द एज सिलेक्टर बिट, इट्स एन एज बेस्ड इंटरप्ट, ठीक है। तो आप पॉजिटिव एज के ऊपर कंट्रोलर को जगाएंगे या आप फॉलिंग एज के ऊपर उसको डालेंगे, ठीक है। एंड फॉर दोज जिनको याद नहीं है कि फॉलिंग एज और राइजिंग एज क्या था, तो क्या आप अपने कंट्रोलर को इस जगह पे जगाना चाह रहे हैं, दैट इज ऑन द फॉलोइंग एज, और यू आर वांट टू डू इट ऑन द नेगेटिव एज, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास है कि क्लॉक की सोर्स सेलेक्ट बिट क्या है। आप टाइमर ज़ीरो की जो क्लॉक सोर्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो आप एक इंटरनली जो आपने टी ओ सी की आई पिन पे क्लॉक अटैच की हुई है वहाँ पे आप यूज़ करना चाह रहे हैं या आप इंटरनल क्लॉक इंस्ट्रक्शन साइकिल की बेसिस पे काम करना चाह रहे हैं। यानी कि हमारे पास जो अभी तक आप लोगों ने क्लॉक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था 805 हमने क्रिस्टल लगा हुआ है, क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 12 करें, हम सब ये क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी ले रहे थे यहाँ पे, ठीक है। आप इसी को सोर्स यूज़ करना चाह रहे हैं फॉर टाइमिंग की कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे इसमें भी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे कि रजिस्टर में वैल्यू क्या डालनी है माइनस करके, जैसे हमने 8051 में किया था। तो आप यहाँ पे क्रिस्टल की भी वही वैल्यू करना चाह रहे हैं या फिर आप यहाँ पे जो हमारे पास क्लॉक की सोर्स अवेलेबल है एट हेयर, इसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस हैं कि आप क्लॉक की सोर्स क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। ओके, आगे देखते हैं। वी हैव हेयर टाइमर ज़ीरो सोर्स एच बिट। अब आप जो है वो इसकी जो आपने बिट सेलेक्ट की है उसके हाई टू लो ट्रांजिशन के ऊपर ट्रिगर होना चाह रहे हैं या लो टू हाई ट्रांजिशन पे इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हमने कह दिया कि हमारी क्लॉक की सोर्स क्या है, क्रिस्टल है या बाहर से आएगी। अब अगर बाहर से आ रही है तो उसके हाई टू लो ट्रांजिशन या लो टू हाई ट्रांजिशन वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर मैंने आपको ये बताया कि प्री स्केलर के दो ऑप्शन है, हम वॉच डॉग टाइमर से भी खेल सकते हैं, उसको भी प्री स्केल कर सकते हैं और हम टाइमर ज़ीरो को भी कर सकते हैं। तो आप जो है वो प्री स्केलर को टाइमर को करना चाह रहे हैं या टाइमर ज़ीरो को करना चाह रहे हैं। तो वॉच डॉग टाइमर को करना चाह रहे हैं, टाइमर ज़ीरो करना चाह रहे हैं, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ओवरऑल हम इससे ये सारे काम जो यहाँ पे मेंशन हुए थे, टाइमर ज़ीरो या वॉच डॉग टाइमर का प्री स्केलर कितना होगा और इन दोनों में से कौन सा होगा, ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल इंटरप्ट जो होगा वो पॉजिटिव एच पे होगा या फॉलिंग एच पे होगा या फिर राइजिंग एच पे होगा। टाइमर ज़ीरो की क्लॉक सोर्स क्या होगी, वो इंटरनल होगी या एक्सटर्नल होगी, और अगर एक्सटर्नल होगी तो उसको लो पे करना है कि हाई पे करना है, और पुलअप्स को आपने इनेबल करना है या डिसेबल करना है। तो ये सारी चीज़ें आप इस ऑप्शन रजिस्टर के थ्रू हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने दो तरह के रजिस्टर्स देख लिए हैं। एक हमने स्टेटस रजिस्टर देख लिया है जहाँ पे हम पावर डाउन मोड, आपके फ्लैग्स, ज़ीरो फ्लैग्स, कैरी फ्लैग्स, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग्स को देख रहे थे। हम उसमें डिफरेंट पावर डाउन मोड्स, पावर के मोड्स को देख रहे थे, अगर हम एक बहुत ही ब्रॉडर वे में बात करें। और एक हमने ऑप्शन रजिस्टर देखा है जहाँ पे हम ये छोटे मोटे काम टाइमर्स के रिलेटेड वर्सेस उसकी बिट्स कौन सी स्पेसिफाई होंगी, आपकी प्री स्केलर्स कैसे सेटअप होंगे, हम वो यहाँ पे वो चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ द इंट कॉन रजिस्टर। नेक्स्ट हमारा इंट कॉन आ गया। इंट कॉन को बहुत आसान है, ये आप लोग पहले भी 8051 में देख चुके हैं। द इंट कॉन रजिस्टर इज अ रीडेबल एंड राइटेबल रजिस्टर दैट कंटेन्स द वेरियस इनेबल बिट्स फॉर ऑल इंटरप्ट सोर्सेज। जो भी इंटरप्ट आपके पास अवेलेबल है उनको हम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेट्स बिगिन टू सी क्या है। एक है हमारे पास GIE ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल बिट। अगर आप इंटरप्ट को इनेबल करना चाहते हैं तो आप इसको हाई करेंगे, हमें पता है, हम ये चीज़ ऑलरेडी भी देख चुके हैं। फिर हमारे पास है EEIE, यानी कि ई प्रॉम के अंदर राइट करवाने का इंटरप्ट इनेबल बिट। EE मीन्स ई प्रॉम राइट ए कंप्लीट इंटरप्ट, यानी कि जब आपका राइट का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हमने इनेबल कराने के लिए ये वाली बिट है। फिर टाइमर ज़ीरो की इंटरप्ट इनेबल बिट है, यानी कि टाइमर ज़ीरो जब ओवरफ्लो होगा तो ये बिट हाई हो जाएगी। ये चीज़ें आप पहले भी देख चुके हो। इंट ई, यानी कि आप एक्सटर्नल इंटरप्ट को इनेबल कर रहे हैं। देखें, एक आपके पास टाइमर ज़ीरो का ओवरफ्लो इंटरप्ट होगा और एक आपके पास एक्सटर्नल इंटरप्ट, यानी कि मैं बात कर रही हूँ एक्सटर्नल इंटरप्ट जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि आप एक्सटर्नल इंटरप्ट की, कहाँ गया भाई, एक्सटर्नल इंटरप्ट की कौन सी एज इस्तेमाल करेंगे, दिस इज इंट एज, कि आप उसको हाई पे करेंगे या लो पे करेंगे, दिस इज, ठीक है। ये वाली पिन जो भी मैंने आपको दिखाई भी थी। तो अब आपने इसको
इसको मॉनिटर करने से पहले, इसको इस्तेमाल करने से पहले इसको इनेबल करना होगा। वो इनेबल कहाँ से होगा? वो इनेबल आपके इंट कॉन रजिस्टर से होगा, दैट इज रिटन हेयर, कि इस बिट को इनेबल करने के लिए अगर आपने इसको 1 किया तो इट विल बी इनेबल, 0 किया तो डिसेबल। सिमिलरली आप अगर ई प्रॉम्प्ट पे लिखवाना चाह रहे हैं तो आपको इस इंटरप्ट को इनेबल करना होगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि राइट ऑपरेशन अब कंप्लीट हो गया है। अगर आप टाइमर को यूज करना चाह रहे हैं तो उसका ओवरफ्लो जब होता है तो उसके लिए भी एक इनेबल की बिट है जो उसको आप यहाँ से इनेबल करेंगे, ठीक है। फिर हमने ये, मैंने आपको ये बात भी एक्सप्लेन की थी कि हमारे पास एक पोर्ट बी है जिसके ऊपर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी बिट्स को इंटरप्ट कि कोई पोर्ट में अगर कोई वैल्यू चेंज होती है तो हम उसको इनेबल, हमारे पास एक इंटरप्ट आ जाए, ठीक है। ये अगर आपको याद हो तो हमने इसको पढ़ा था। मैं एक्चुअली पीछे बार बार इसलिए रेफर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें रिकॉल होती रहें जो अभी तक पढ़ी हैं हमने। ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पे वो चीज़ थी, चेंज ऑन पोर्ट बी, जब पोर्ट बी पे कुछ चेंजेस होती हैं तब भी एक इंटरप्ट आता है। एक इंटरप्ट तो आपके पास INT के नाम से अवेलेबल है आपकी पिन के अंदर, ठीक है। तो एक इंटरप्ट तो हमें यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, दैट इज़ इन योर पिन डायग्राम, कि वो हमारे पास ये है एक इंटरप्ट, ये जो कि एक्सटर्नल है, जो कि एज इंटरप्ट है, ठीक है। फिर एक हमारा टाइमर लगा हुआ है, ये जो हमारे पास TOC के आए, जो हमारा टाइमर 0 है। एक हमें ये भी नज़र आ गया कि एक इंटरप्ट इसकी वजह से आएगा जब ये ओवरफ्लो होगा। कुछ इंटरप्ट्स की 4 to 7 पिंस के ऊपर भी हैं जो हमने यहाँ डिस्कस किए थे, पोर्ट बी 7, यानी कुछ भी चेंज होगा तो ऑन, जब भी कोई चीज़ चेंज होगी तब इंटरप्ट एक राइज होगा, ठीक है। सो इट स्टार्ट एट RB4 एंड इट एंड्स एट RB7, ठीक है। तो हम अब इस इंटरप्ट की बात कर रहे हैं कि हमें इसको इनेबल करना है कि नहीं करना। तो वो हमने कहाँ बात की है? वो हमने यहाँ पे बात की है, हेयर। सो दिस इज दैट पोर्ट, कि पोर्ट पे अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसको इनेबल करना है कि डिसेबल करना है। दिस इज INT, जो कि INT की पिन है, इसमें जरा डिफरेंस को आपने अपने जहन में रखना है। दिस इज INT पिन, दिस इज टाइमर 0 इंटरप्ट, ठीक है। दिस इज टाइमर 0 इंटरप्ट एंड दिस इज RB4 से लेके RB7 तक, जो आपका RB4 था या 5 जो भी था, वो आई थिंक इट्स 4, तो से 7 तक जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर जो इंटरप्ट अपीयर होगा उसको इनेबल एंड डिसेबल करने का ऑप्शन यहाँ पर है। फिर टाइमर 0 की ओवरफ्लो इंटरप्ट फ्लैग बिट, अब आपका टाइमर फ्लो को यहाँ पे आपने इनेबल किया था, टाइमर फ्लो को, टाइमर 0 को, कि हम उसको देखना चाहते हैं। यहाँ पे आप उसका ओवरफ्लो चेक कर रहे हैं कि वो ओवरफ्लो तो नहीं हुआ, जो हम जैसे हम वहाँ करते थे TF फ्लैग से करते थे, इस तरह से यहाँ पे T0 IF है। दिस इज IE इनेबल, टाइमर 0 इंटरप्ट इनेबल, दिस इज टाइमर 0 इंटरप्ट फ्लैग, ठीक है। F स्टैंड्स फॉर फ्लैग। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये है कि एक्सटर्नल इंटरप्ट फ्लैग। अब यहाँ पे आपने एक्सटर्नल इंटरप्ट को इनेबल कर दिया है। अब जब वहां पे जो उसका फ्लैग राइज होगा, दैट इज बेसिकली इंटरप्ट फ्लैग बिट, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हमने बेसिकली इनेबल किया है। ये क्या है, ये हमारा इंटरप्ट का फ्लैग है, यानी कि इट हैज़ बीन अकर्ड हेयर, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देती हूँ अपने RB0 इंच वाले इंटरप्ट को, तो फिर इस फ्लैग को देखना, सॉरी, दिस फ्लैग को देखना इज टोटली यूजलेस। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गए भाई हम लोग? या सो हेयर वी गो। सो अगर मैं जो है वो इसको करना चाहती हूँ, मैंने सबसे पहले एक बात याद रखिएगा अपने जहन में, एक होता है इंटरप्ट को इनेबल करना और एक होता है इंटरप्ट अगर आ जाए तो उसको हैंडल करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस इंटरप्ट को, एक्सटर्नल इंटरप्ट को इनेबल किया है, और यहाँ जब वो आ गया तो उससे जो फ्लैग आएगा वो ये जगह है, ठीक है। दिस इज द इंटरप्ट फ्लैग, कि इंटरप्ट आ चुका है, इंटरप्ट अकर हो चुका है। इंटरप्ट को इनेबल की अकर हो, हम इसको देखेंगे, इसको सोचेंगे, उसको आपने यहाँ पे किया है। जैसे टाइमर 0 को इनेबल आपने यहाँ किया, लेकिन जब टाइमर 0 ने अपना काम कर दिया तो वो उसका इंटरप्ट यहाँ पर है। इसी तरह से एक्सटर्नल इंटरप्ट को आपने इनेबल यहाँ किया, बट एक्सटर्नल इंटरप्ट इनेबल होने के बाद जो उसके अंदर कोई चीज़ आई है उसको चेक करने के लिए ये वाला फ्लैग आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है RBIF, जो कि हमारे पास क्या है, पोर्ट बी चेंज इन इंटरप्ट फ्लैग बिट, यानी कि अब अगर पोर्ट बी को का इंटरप्ट आया है तो वो यहाँ पे इनेबल हुआ है, बट अगर आ गया है तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो यहाँ पे इंटरप्ट आपके पास आएगा, ठीक है।
एंड इट मस्ट बी क्लियर इन वन ऑफ द सॉफ्टवेयर। आपने इसको सॉफ्टवेयर में क्लियर किया जैसे हम नॉर्मली करते थे। अगर आपको याद हो आप लिखते थे सेट बिट टी एफ, तो आपकी टाइमर फ्लैग की जो वैल्यू थी वो 0 हो जाती थी, ठीक है। एंड आप कहते थे हमने फ्लैग को क्लियर कर दिया। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास ये 3 तरह के इंटरप्ट हैं, टाइमर 0 इंटरप्ट एंड RB4 से RB7। एक इंटरप्ट है इन सब का इनेबल, कि ये सबको हम देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। इसका कौन सा इनेबल करने वाला है? इसका इनेबल करने वाला ये है, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक सर्कल बना रही हूँ कि ये इनेबल है। इसका इनेबल करने वाला क्या है, इसलिए मैं डबल टिक लगा देती हूँ कि इसका इनेबल करने वाला ये है, ठीक है। इसका इनेबल करने वाला क्या है, इसका इनेबल करने वाला, इसमें हम एक अदर ट्राइंगल बना देते हैं कि ये है। एंड इसका इनेबल करने वाला ये। अब आपने इनको इनेबल कर दिया, अब ये अकर हो गए, ये एक्टिव हो गए, इनसे कुछ हुआ, उसका जो फ्लैग हाई होगा वो एक फ्लैग का इंटरप्ट है, ठीक है। और वो भी इन्हीं तीनों का एग्जिस्ट करता है। तो अब अगर मैं कहूँ टाइमर 0 का कहाँ है, तो टाइमर 0 का इज हेयर। इंटरप्ट का कहाँ है, इट इज हेयर। एंड RB0 का कहाँ है, इट इज हेयर। दिस इज द फ्लैग्स जो कि इससे होंगे। और एक इस पूरे मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए कौन सा इंटरप्ट है, ग्लोबल इंटरप्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से इंटरप्ट्स की जो है वो कैटेगरीज हैं जो कि हमने यहाँ पे अभी बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। आगे देखते हैं। देन वी हैव द PCL एंड PCLth जो है वो हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं। ये सब रजिस्टर्स कहाँ हैं, ये सब रजिस्टर्स हमारे पास, ये हमारे पास स्पेशल फंक्शंस का चार्ट था, हमने एक स्टेटस पढ़ा है, ठीक है। अब हम एक PCL पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। एक हम PCL ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं, दो जगहों पे मैप हुआ हुआ है। PCL लैथ भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हमने स्टेटस पढ़ लिया है, हमने ऑप्शन रजिस्टर पढ़ लिया है, ठीक है। मैंने इसको भी टिक मार्क कर दिया है। एंड वी हैव डिस्कस इंट कॉन एज वेल। तो ये 3 रजिस्टर्स हमने देख लिए हैं, 3 को अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर योर FSRs। और ये FSRs कहाँ रिजाइड करते हैं, ये FSRs आपके पास मेमोरी में यहाँ पे। हमने एक स्टेटस देख लिया, 2 जगह पे था। हमने एक ऑप्शन देख लिया, यहाँ पे था। हमने एक PCL देखने जा रहे हैं एंड वी हैव PCL एंड इंट कॉन भी हमने देख लिया, ये भी 2 जगहों पे था, ठीक है। इसलिए आप देखिए 2 जगहों पे, इसलिए इसके 2 एड्रेसेस हैं, 8BB इसका एड्रेस है और 0BB इसका एड्रेस है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंट कॉन के पास जो है वो 2 एड्रेसेस मेंशन हुए हुए होंगे। लेट्स सी फर्स्ट। जो मैं बात बोल रही हूँ, कैन वी सी 0B एंड 8B, इसके 2 एड्रेसेस यहाँ पे मेंशनड है, ठीक है। सही है भाई, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। PCL एंड PCLth, द प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर हमारा उसके पास एड्रेस होता है हमारी इंस्ट्रक्शन का, कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होगी। मैंने आपको ये बात पहले भी एक्सप्लेन की थी इन क्लास। टू फेच फॉर एग्जीक्यूशन, जो भी आपने एग्जीक्यूट करना है। PC इज 13 बिट वाइट, इट्स अ 13 बिट रजिस्टर, ठीक है। एंड the low byte is called PCL register. This register is readable and writable. The high byte is called the PCH. Again इसके 2 parts हैं, PCL and PCH. PCL low byte का होगा, PCH high byte का होगा। This register contains PC 8 to 12 bits. Obviously 13 bit का रजिस्टर है तो मैं ये नहीं कह सकती पूरी 16 bits होंगी। And is not directly readable or writable, ठीक है। If the program counter is modified or conditional test is true, the instruction require 2 cycles. The second cycle executed as a NOP. All updates to the PCH register go to PCLATH register, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो डिस्कस हुई हैं वो देख लेते हैं। प्रोग्राम काउंटर आपका 13 बिट का रजिस्टर है। 13 बिट का मतलब ये 8 बिट तो PCL में आ गई, रिमेनिंग जो है वो हमारे पास 5 बिट्स बची, वो कहाँ जाएंगी, दैट विल गो इनसाइड योर PCH रजिस्टर, ठीक है। एंड वो 5 बाइट्स क्या है, वो 8, 9th, 10th, 11th, 12, ये आपकी होगी 1 2 3 4 5 बिट्स, ठीक है। तो ये यहाँ चली गई। फिर जो ये वाला रजिस्टर है, PCH को हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, कुछ भी लिखवा नहीं सकते। अगर हमें इसमें लिखवाना होगा तो हम किसकी हेल्प लेंगे, हम PCLAT की हेल्प लेंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। जो भी हमें PCH से काम कराना है वो हमें इनडायरेक्टली इसके थ्रू कराना पड़ेगा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यहाँ पे होती है, राइट। द सेकंड थिंग इज आपको कभी इसको लिखवाने की जरूरत ऐसा पड़ेगी नहीं, बिकॉज ये खुद ब खुद इंक्रीमेंट होता चला जाता है, ऑपरेशन आपका ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर लिखवाना पड़े तो उसकी बात हो रही है,
द थर्ड थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट हेयर कि अगर मैंने आपसे कहा था सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी सिंगल साइकिल की हैं, तो यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है कि ये हर चीज़ जो है वो सिंगल साइकिल में होती है, लेकिन आपकी जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मैंने आपसे कहा था कि वो मल्टी साइकिल्स के ऊपर कॉम्प्राइज करेंगे। दैट इज़ वाई दे हैव रिटन कि अगर कोई कंडीशनल टेस्ट आ जाए, यानी कोई इफ़ की स्टेटमेंट आ जाए, यानी कि वहाँ दो ब्रांचेस निकल रही हो, कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन हो, कंडीशनल टेस्ट हो, तो वहाँ इंस्ट्रक्शन के अंदर दो साइकिल्स होंगी, इट विल बी हैव मल्टीपल साइकिल्स। ठीक है, ये बात वो वाली होगी जो हमने उस वक्त डिस्कस की थी। फिर अब भाई दूसरा साइकिल तो हो गया, वो इंस्ट्रक्शन अभी कर चल रही है, अब प्रोग्राम काउंटर उस वक्त तक क्या करे? उस वक्त वो उसको एग्जीक्यूट करेगा एज अ नॉप साइकिल। नॉप का मतलब ये है जीरो, समथिंग जीरो, हमें नहीं पता। यानी कि आपने क्या हो रहा था, पहले ही हो रहा था, मैंने आपसे कहा कि आप ऐड की इंस्ट्रक्शन करें, आपने ऐड की, फिर मैंने कहा सब्ट्रैक्ट की, आपने सब्ट्रैक्ट की। पहले प्रोग्राम काउंटर ने ऐड पे पॉइंट किया हुआ था, फिर वो इंक्रीमेंट होकर सब्ट्रैक्ट पे पॉइंट करने लग गया, फिर वो अपडेट होकर एक और इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट करने लग गया, फिर अचानक से इफ इंस्ट्रक्शन आ गई। अब इफ जो है वो लेती है 2 घंटा काम करने में, बाकी इंस्ट्रक्शन एक एक घंटा ले रही थी और प्रोग्राम काउंटर एक एक घंटे में इंक्रीमेंट हो रहा था। अब हुआ क्या, ऐड के लिए 12 बजे स्टार्ट किया काम, 1 बजे खत्म हो गया, फौरन सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन आ गई, 1 बजे स्टार्ट किया, 2 बजे काम खत्म हो गया, 1 घंटे की इंस्ट्रक्शन थी। फिर जब तीसरी इंस्ट्रक्शन आई जो कि कोई लूपिंग की इंस्ट्रक्शन थी, कोई इफ की इंस्ट्रक्शन थी, कोई कंडीशनल टेस्ट था, इस केस में वो 2 घंटे लेती है करने के लिए। अब 2 से 3 बजे तक तो उसने वेट किया, लेकिन अब वो 3 से 4 तक क्या करे, क्योंकि उसको तो हर घंटे में इंक्रीमेंट होना है। तो वो उस 1 घंटे में 3 से 4 बजे तक में वो क्या करेगा, वो एज अ नॉप साइकिल लेगा। नॉप का मतलब ये है कि एक क्लॉक साइकिल वेस्ट हो रही है, अपनी तरह से वो लेगा कि देर इज अ जीरो, जीरो गोइंग ऑन, और जब तक इस 2 घंटे में वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3-4 बातें जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हम आ जाते हैं स्टैक के ऊपर। द स्टैक अलाउज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप टू 8 प्रोग्राम कॉल्स। आपने मैंने आपको बताया था इसके स्ट्रक्चर में 8 जगहें हैं, तो 8 प्रोग्राम कॉल्स हम कर सकते हैं इंटरप्ट टू अकर द स्टैक। अब इंटरप्ट का यहाँ मेंशन क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कभी भी कोई इंटरप्ट आता है तो जो भी एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स होते हैं उनको हम उनको हम स्टैक पे फेंक देते हैं। ठीक है, तो हम एट द टाइम 8 फेंक सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू मेक। द स्टैक कंटेन्स द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम दिस ब्रांच इन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देन आपको मैंने बताया कि रिटर्न की एक स्टेटमेंट होती है। मिड रेंज डिवाइसेज हैव अ 8 लेवल डीप एंड 13 बिट वाइड हार्डवेयर स्टैक। ठीक है, द स्टैक स्पेस इज नॉट पार्ट ऑफ ईदर द प्रोग्राम और द डेटा स्पेस, एंड द स्टैक पॉइंटर इज नॉट रीडेबल और राइटेबल। ना आप स्टैक पॉइंटर खुद ब खुद अपडेट एंड डाउनग्रेड खुद ब खुद वो होता है, सबसे पहली चीज़। एंड इट इज़ बेसिकली आप इसमें सिंपली कह सकते हैं कि इट्स नॉट द पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम मेमोरी, नॉट नीदर द ऑफ डेटा मेमोरी। प्रोग्राम में हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, डेटा मेमोरी में हमारी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन स्टैक अपना काम विथ रिस्पेक्ट टू खुद ही से करता है, उसको हम खुद यूज़र के यूजेज में वो इतना डायरेक्टली नहीं आता। ठीक है, the program counter is pushed onto the stack when a call instruction is executed or an interrupt causes a branch. The stack is popped in the event of return, return load word, return FIE, instruction execution. pslat is modified when the stack is pushed or popped. अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये वही बातें जो हमने 8051 में लिखी थी, थोड़ी आसान अल्फाज में पढ़ी थी। ये आपके पास एक अदद मेन प्रोग्राम है। ठीक है जी, दिस इज योर मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम के अंदर आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन चल रही है, अचानक से कॉल आया, कॉल की इंस्ट्रक्शन आई। ठीक है, कॉल ने क्या किया कि वो अभी किसी नए प्रोग्राम में वो जाएगा, कोई छोटा सा नया प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम को हम कह देते हैं एबीसी प्रोग्राम, वो वहां पे चला गया कॉल एबीसी के पास। अब जितने एग्जिस्टिंग यहाँ पे वेरिएबल्स थे वो सब कहाँ चले गए, वो सब स्टैक के पास चले गए। ठीक है, पुश हो गए। द पीसी इज पुश्ड ऑन टू द, अब इस पॉइंट के ऊपर जो वेरिएबल्स गए गए, साथ साथ आपका जो प्रोग्राम काउंटर पहले इस इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट कर रहा था और अब इस इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ से वो यहाँ लेके चला गया, तो वापस भी तो इसको यहाँ पे आना है ना, तो उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कहाँ से मैं छोड़ के गया था, कौन से एड्रेस से मैं वहां गया था दूसरे प्रोग्राम में, क्योंकि यहाँ पे आखिर में कहीं ना कहीं रिटर्न की इंस्ट्रक्शन लिखी भी होगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं रिटर्न आई की इंस्ट्रक्शन होगी कि वापस जाओ अपने प्रोग्राम में, तो उसको वापस जाने का एड्रेस कैसे पता चलेगा, वापस कहाँ जाऊँ, वो एड्रेस कहाँ, इसने यहाँ पे जाते वक्त वो एड्रेस स्टैक पे छोड़ दिया, जहाँ उसने वेरिएबल्स छोड़े वहीं पे उसने प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू भी ऊपर छोड़ दी। जब इसने रिटर्न आई की कमांड आई, उसने सब कुछ स्टैक से पॉपअप किया और वापस उस जगह से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलना शुरू हो गया, बिकॉज वो एड्रेस आपका स्टैक पे स्टोर था। The program counter is pushed onto the stack when a call instruction is executed or an interrupt causes a branch, या interrupt की वजह से वो किसी और प्रोग्राम में चला गया है। The stack is popped in the event of return instruction, जब भी आएगी कोई भी इंस्ट्रक्शन आपने लिखी वो उससे रिटर्न हो जाएगी। इस टाइम में pcl class is not modified when the stack is pushed or popped, ये मतलब इसको आप रहने दीजिए इस इंस्ट्रक्शन को।
आफ्टर द स्टैक हैज़ बीन पुश्ड 8 टाइम्स, जब 8 दफ़ा आपने पुश कर लिया तो 9th टाइम आप नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि 8 ही जगह है हमारे पास। द 9th पुश ओवरराइड्स द वैल्यू दैट वाज स्टोर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पुश, यानी कि आपके पास ये जगह है, आपने ओ माय गॉड पहली इंस्ट्रक्शन को फिल कर दिया, दूसरी को कर दिया, तीसरी को कर दिया, चौथी को कर दिया, पांचवी को कर दिया, छठी को कर दिया, सातवीं को कर दिया एंड आठवीं को कर दिया। आपने ऑल 8 इंस्ट्रक्शंस को आपने पुश कर दिया स्टैक के ऊपर। अब अगर आपने पॉप करना होगा तो अब आपने 9th इंस्ट्रक्शन पुश करनी, तो वो यहाँ कहीं नहीं हो सकती बिकॉज जगह खत्म हो गया, वो दोबारा से यहाँ पे होगी। फिर 10th वाली यहाँ पे होगी, 11th वाली यहाँ पे होगी, 12th वाली यहाँ पे होगी। सो द 10th पुश ओवरराइड्स द सेकंड पुश, ठीक है। 11th विल ओवरराइड द थर्ड पुश। तो इस तरह से हम इसी पे ओवरराइड कर रहे होंगे, राइट। उसके बाद आ जाता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। हम किस तरीके से कर रहे हैं? इट्स बाय यूजिंग इंट एफ एंड एफ एस आर रजिस्टर्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एफ एस आर को डिस्कस कर लिया था, इंट एफ को हमने नहीं किया था। द इंट एफ रजिस्टर इज नॉट अ फिजिकल रजिस्टर। एड्रेसिंग इंट एफ एक्चुअली एड्रेसेस द रजिस्टर हुज एड्रेस इज contained in the FSR register and FSR is a pointer that this is indirect addressing। ठीक है भाई, आप कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो आधे लोग कहेंगे कि ऊपर से गुजर गई हैं कि ये हुआ क्या। देखिए, इंट एफ रजिस्टर कोई फिजिकली कहीं प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इंट एफ हम किसको कह रहे हैं? अगर आपने FSR के अंदर कोई एड्रेस लोड किया है, ठीक है, तो वो एड्रेस जो आपके पास उसमें लोड हुआ है उसको हम कहेंगे कि इट्स इंट एफ रजिस्टर, इनडायरेक्टली एफ रजिस्टर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि किस तरह क्या बात हो रही है। एग्जाम्पल देखिए, रजिस्टर फाइल 05 कंटेन्स द वैल्यू 10H, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बनाती हूँ कि मेरे पास एक रजिस्टर फाइल है। रजिस्टर फाइल का मतलब क्या है कि रजिस्टर की वैल्यू हो रही है। 05 के अंदर मैंने डाल दिया है, क्या डाल दिया है भाई? 10H डाल दिया, ठीक है। रजिस्टर फाइल 06 के अंदर हमने डाल दिया है 0AH। ओ माय गॉड शिट। अच्छा भाई दोबारा से देते हैं। 5 के अंदर हमने क्या डाला है? 5 के अंदर हमने डाला है 10, और 6 के अंदर R5 के अंदर हम डाल रहे हैं 10, R6 में हम डाल रहे हैं A, ठीक है। 5 की वैल्यू मैंने FSR में डाल दी, यानी कि मैंने क्या किया, FSR के अंदर मूव कर दी कमांड 5 चला गया FSR के अंदर, ठीक है। अ रीड ऑफ द इंट एफ रजिस्टर, अगर मैं इंट एफ को रीड करना चाहूँ कि इंट एफ की क्या वैल्यू है, तो वो मुझे क्या देगा? वो मुझे ये देगा, पहले वो देखेगा कि FSR के अंदर क्या है 5, और 5 रजिस्टर 5 के अंदर क्या है 10, तो इंट एफ मुझे क्या वैल्यू देगा? 10 देगा। तो ये कोई फिजिकली प्रेजेंट रजिस्टर नहीं है, बट ये परफॉर्म इस तरीके से करता है कि जो कुछ भी वैल्यू आपकी FSR में होगी वो उस लोकेशन पे जाएगा, दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ये इस लोकेशन पे जाएगा और इस लोकेशन में जाके जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें मिलेगी। लेकिन हम इसको कैसे रीड करेंगे? हम इसको रीड करेंगे बाय यूजिंग इंट एफ, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ FSR कर दूं, अगर मैंने FSR की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी तो अब FSR की वैल्यू क्या हो गई? 5 से क्या हो गई हमारे पास? इट बिकम्स 6, हमने इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। बाय 1 FSR इज इक्वल टू 6। अब मैं दोबारा से इंट एफ की कमांड लिखूंगी कि मुझे रीड करना है, तो मेरे पास 6 पे इंफॉर्मेशन क्या है? A, तो मैं क्या रीड करूंगी? A रीड करूंगी, ठीक है। रीडिंग इंट f itself indirectly FSR is equal to 0 will produce 00H। writing to the int f register indirectly results in non or no operation। कोई आपका कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, बस रीडिंग जब हम int f को रीड करते हैं इस रजिस्टर को, तो ये फिजिकली कोई काम ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन ये क्या करता है, ये FSR के अंदर जो भी एड्रेस लिखा होता है उसकी लोकेशन पे जाके जो इंफॉर्मेशन आपके सामने होती है वो ये हमें दे देता है, ठीक है। उसके आगे एक अदद ये प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज के, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल्स, ये सेम इसी चीज़ की इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त सी टेबल बना हुआ है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है, आपने ऑप कोड के अंदर जो भी एड्रेस लिखा हुआ होगा वो उस लोकेशन पे जाएगा एंड गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेयर, ठीक है, वो ले लेगा। और जो भी आपने बैंक सेलेक्ट किया हुआ होगा उसकी रिस्पेक्ट से वो उस बैंक में जाएगा और इन्फॉर्मेशन निकाल के ले आएगा। दैट इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होगी कि आप FSR के अंदर एक वैल्यू स्टोर करके रखेंगे, ठीक है,
उस वैल्यू पे वो पहले जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको देगा। तो यहाँ पे हम ऑप कोड से ही इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, यानी कि आपने जो मूव की स्टेटमेंट लिखी हुई होगी ना, उसी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे हम लिखते थे 8051 में मूव ए कॉमा मूव ए कॉमा हैश हैश तो नहीं लिखते थे सॉरी 55h, तो आपको पता था कि भाई 55h लोकेशन पे जाना है और ए में डालना है। दिस इज कॉल्ड कि आपको ऑप कोड, यानी कि इसकी इंफॉर्मेशन इसको ही कन्वर्ट करके पता चल गया कि कौन सी मेमोरी की जगह में जाना है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होगा, आप FSR रजिस्टर को देखेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं जा सकते, आपको पहले डाटा FSR में मूव करना होगा, वहां से हम इंफॉर्मेशन लेके हम उसकी लोकेशन पे जाएंगे एंड वी गेट दैट वैल्यू, ठीक है। और बैंक की सिलेक्शन जो है वो भी आपकी जो भी आपकी RP0 RP1 की बेसिस पे होगी। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट एड्रेसिंग भी है और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग भी पॉसिबल है। ओके अब हमारे पास आ जाता है डेटा EEPROM मेमोरी। आई होप आई हैव नॉट एक्सीडेड द 50 मिनट्स टाइम पीरियड। ओके ऑलरेडी 51 मिनट्स हो चुके हैं। सो लेट मी सी ये कितना लंबा है। ओके दिस इज जस्ट चले हम इस टॉपिक को यहाँ पे जाके एंड करते हैं। दैट इज़ बेसिकली EEPROM मेमोरी तक देख लेते हैं। बाकी अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैंने ऑलरेडी डेटा शीट शेयर कर ली है, आप लोग रीड कर सकते हो उसके आगे का पार्ट भी, ठीक है। लेकिन EEPROM मेमोरी तक इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि ये मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी क्लास में आए थे। The EEPROM data memory is readable and writable during the normal operation. This memory is not directly mapped into the register file space, यानी कि डायरेक्टली मेमोरी आपकी रजिस्टर फाइल स्पेस का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखें इस जगह के ऊपर, तो डायरेक्टली इधर डायरेक्टली कोई EEPROM मेमोरी की जगह आपको नज़र नहीं आ रही। आपको ये एड्रेसेस नज़र आ रहे हैं, डबल ई डेटा, डबल ई एड्रेस, डबल ई कॉन 2, आपको ये 4-5 चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो है वो बाकी कोई EEPROM की स्पेस नज़र नहीं आ रही, कहाँ पे EEPROM स्टोर कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, दूसरी वाली मेमोरी में देख लूँ, तो यहाँ पे भी मुझे कोई EEPROM की जगह नज़र नहीं आ रही जहाँ पे EEPROM लिखा हुआ हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि दिस मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली मैप इनटू द रजिस्टर फाइल स्पेस, इंस्टेड इट इज इनडायरेक्टली एड्रेस थ्रू SFR रजिस्टर्स। और वो कौन से SFR है मैंने अभी आपको दिखाया, एक कंट्रोलर 1 है, एक कॉन 2 है, एक डेटा है एंड एक एड्रेस है। ई डेटा होल्ड्स द 8-bit डेटा फॉर रीड एंड राइट एंड ई एड्रेस होल्ड्स द एड्रेस। हम देख चुके हैं कि इसमें डेटा होगा, इसमें एड्रेस होगा। पिक 16F जो रजिस्टर्स हैं इसके अंदर 64 बाइट्स ऑफ डेटा EEPROM है, जिसमें एड्रेस रेंज ऑब्वियसली 64 के लिए इट विल स्टार्ट 64 के लिए 16 लाइंस हमें बाइट्स है सॉरी। तो देख लीजिए हमें कितनी बाइट्स चाहिए होंगी 64 के लिए। आई फील 2 की पावर 6 इज 64 आई थिंक, 2 की पावर 5 इज 32 एंड 2 की पावर 6 इज 64, ठीक है। तो अगर मैं 64 को ज़रा थोड़ा सा तोड़ती हूँ, 6 बिट्स को लिखती हूँ, तो दिस इज 1 2 3 4 एंड 1 2, दैट विल 6 बिट्स। तो ये आपके पास पूरा का पूरा F हो गया एंड दिस इज योर 3, इसके पीछे डबल जीरो लगा दीजिए, तो दिस इज 3F। तो 0H से लेके 3FH तक ये जाता है, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करेगा किलो बाइट से, सिंपली 64 बाइट्स। The EEPROM data memory allow bytes read and write. A byte write automatically erases the location and writes the new data. अब अगर सेम लोकेशन पे लिखेंगे तो दोबारा से वो ओवरराइट हो जाएगा। The EEPROM data memory is rated for high erase and write cycles. The write time is controlled by on-chip timer. The write time will vary with voltage and temperature from chip to chip, vary करेगा। When the device is code protected, आपने इसको code protected किया हुआ है, the CPU may continue to read and write the data EEPROM memory. The device programmer can no longer access this memory. यानी कि आप इसमें जो आप जब इसे कोड प्रोटेक्टेड किया हुआ है तो आप इसकी डेटा मेमोरी को तो खेल सकते हैं, इसमें लिखवा लें, इसको रीड कर लें, कुछ भी कर लें, बट आप इसकी कोड मेमोरी यानी कि जो डिवाइस प्रोग्रामर जिसको जो यूज़ करता है प्रोग्राम करने के लिए, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। इट कैन बी कोड प्रोटेक्टेड एज वेल, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो ई कॉन का जो रजिस्टर है वो कौन सा है, कॉन 1 का रजिस्टर। इसके अंदर शुरू की 3 बिट्स आपकी जो है वो अनइम्प्लीमेंटेड है, दीज आर लुक इट हेयर। एंड फिर आपके पास EEIF है जो कि आपके पास राइट ऑपरेशन इंटर फ्लैग किए कि आपका राइट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, तो ये हाई हो जाएगी। अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो जीरो हो जाएगी। आपको याद होगा हमने राइट को इनेबल किया था इंट कॉन रजिस्टर में, ठीक है। और यहाँ पे हम वो फ्लैग आ गया जो कि इसको इंटरप्ट को इनेबल करेगा या इस इंटरप्ट को चेक करेगा कि काम हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। फिर आपके पास एक एरर बिट है कि अगर कोई इसमें पहले कोई चीज़ राइट ऑपरेशन टाइम से पहले ख़त्म हो गया, रुक गया, टर्मिनेट हो गया है, इन दैट केस ये एरर फ्लैग की बिट है, ठीक है। ये राइट की इनेबल बिट है हमारे पास यहाँ पे अगेन
अगर हम राइट साइकिल्स को इनेबल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये राइट की कंट्रोल बिट है और ये रीड की कंट्रोल बिट है। अगर आपने इसको 1 किया हुआ है तो हम इसको राइट करवा सकते हैं, अगर आपने रीड को 1 किया हुआ है तो हम इसको भी रीड करा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार। ओके, लेट मी सी दैट बिट जो यहाँ पे हमने ऊपर इंट को हमने पढ़ी थी, कहाँ थी भाई, यस, ये हमारे पास थी राइट कंप्लीट इंटरप्ट इनेबल बिट की, उस इंटरप्ट को इनेबल करने की बिट थी, ठीक है, डबल ई आई ई। एंड दिस बिट इज बेसिकली डबल ई आई एफ, यानी कि उसको अगर वो काम कंप्लीट हो गया है तो उसको हमने हाई करने वाली बिट है, ठीक है। सो दीज आर द टू थिंग्स। इसके आगे की चीज़ें इंशाल्लाह मैं फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करती हूँ, बिकॉज दिस इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड यस। अच्छा, अब इसके बाद मेरा ये सजेशन ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन मी, कि मैं देखती हूँ हमारे पास अभी कितने वीक्स बचे हैं और हमारा कितना कंटेंट प्रोग्रामिंग वाला पार्ट का रह गया है, बिकॉज हमारे पास उसमें भी टाइमर्स बाकी हैं, इंटरप्ट्स बाकी हैं एंड सीरियल कम्युनिकेशन बाकी है। अगर इफ़ द टाइम परमिट्स तो मैं डेटा शीट को आगे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है, अप टिल द स्पेसिफिक फीचर्स तक, क्योंकि अभी तक जो हमने कंप्लीट कर लिया है वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। वी आर लेफ्ट विद द 4 5 6, 3 चीज़ें हमारी रह गई हैं। तो वैसे मैंने इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं ऑलरेडी, बिकॉज मैंने एक ही टाइम में सारी डेटा शीट देखी थी, तो वो सब मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो मैं देखती हूँ अगर नेक्स्ट वीक टाइम बचेगा तो आई विल गो थ्रू फर्दर इन दिस डेटा शीट, अदरवाइज मेरे ऑफिशियली यहाँ तक आपकी इंक्लूड होगी फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। अगर मैंने आगे इसमें नया लेक्चर नहीं बनाया तो यहीं तक आपकी इम्प्लीमेंट आपकी होगी। जिसने आगे पढ़ना चाहे वो इसके बियॉन्ड पेज नंबर 15 के ऑनवर्ड पढ़ ले और वो अपनी सेल्फ नॉलेज के लिए पढ़ ले, क्योंकि अभी तक हमने जो आर्किटेक्चर की रिक्वेस्ट आई थी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के पास से कि आप आर्किटेक्चर डिस्कस करने हैं, तो वो आर्किटेक्चर पूरा डिस्कस कर लिया है। अब इसमें आगे सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये है कि टाइमर्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, दैट आर सेम जस्ट लाइक योर 8051, तो आर्किटेक्चरली हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ तक तो ये ऑफिशियली आपका आएगा। अब मैं देखती हूँ वीक्स अवेलेबल होंगे तो आई विल गो फर्दर, अदरवाइज आई वोंट, ठीक है भाई। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच गाइस, देख लीजिएगा इसको, और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, थैंक यू।